सो के सिर्फ पढ़ा रहा हूँ कि जैसे पेपर में सवाल आते हैं वैसे छोटे छोटे सवाल करूँ, लंबी डिटेल में ना जाऊं, ताकि आप उसी के मुताबिक बात करें। कहता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंजम्पशन फंक्शन। जी बच्चों, अगर फर्ज कीजिए 5 मार्क्स का ये आया है तो इसके अंदर आप इसको टैकल कर लेंगे? शाबाश। क्यों जी, कंजम्पशन फंक्शन है, टैकल कर लेंगे 5 मार्क्स के लिए। You can write down a diagram for 2 marks and add it detail and with the consumption functions explanation। तो आप इसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है जी। ठीक होगी बात, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, सही है जी। अच्छा, अब रही बात ये कि आप ये कहते हैं कि एग्जामिनर जो दूसरा पार्ट कह रहा है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब आपको पता चलेगा कि यार सर ने बड़ा टोटका लगा के वो एमसीक्यू हल करा दिया था। एक्चुअली तो पूरा कॉन्सेप्ट है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का, लेकिन सर ने एक टोटका लगा दिया, गरीब का खर्चा अपनी आमदनी से ज्यादा होता है, अमीर का खर्चा अपनी आमदनी से कम होता है, लिहाजा उसका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होता है, इसका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होता है। तो अब पता चलेगा कि एक्चुअली वो पूरा एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन टीचर ने एक टोटका लगा के काम चला दिया था। चलिए बात करते हैं जी, हमें दो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने हैं, मार्जिनल एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखिए सबसे पहले तो दोनों की क्या डेफिनेशन है, मेरे पास डिस्क्रिप्शन क्या है। देखिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है, बल्कि ब्लैक इंक से लिखते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है, इसका फार्मूला है मेरे पास, और बड़ा जबरदस्त किस्म का फार्मूला है, और बड़ा आप कह सकते हैं लॉजिकल फार्मूला है कि एवरेज निकलेगी जिसे हम एपीसी कहते हैं। तो एपीसी निकलेगा हमारा सी ओवर वाई, यानी कंजम्पशन को डिवाइड कर देंगे हम इनकम पे। यानी दूसरे अल्फाज में आप ये कहेंगे कि एपीसी इज इक्वल टू कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फार्मूला है ना भाई, फार्मूले के ऊपर आपके नहीं सर फार्मूला समझाए, मैंने बनाया ही नहीं तो मैं कैसे समझा सकता हूँ, मैं तो फार्मूला बता रहा हूँ ना आपको, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसका भी फार्मूला मुझे आता है, मैं तो फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हो गया एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये बच्चों इसका फार्मूला है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, यानी डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, ठीक है जी। डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, यहाँ नहीं लिखता, जैसे आपने वहां लिखा है बिल्कुल वैसे ही मैं दोबारा लिख देता हूँ कि एमपीसी बराबर है आपका डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। ये तो इसके फार्मूले हैं। अब जाहिर है एग्जामिनर कह रहा है मैं 6 नंबर दे रहा हूँ यार, मुझे 2 फार्मूले लिख के देगी, मेरे हाथ में एक लॉलीपॉप पकड़ा गया तो नंबर देगा, नंबर तो नहीं देगा, तो फार्मूले। हमें ये बताना पड़ेगा किसी तरीके से उसको कि ये क्या है, ठीक है जी। हमें किसी तरीके से उसे बताना पड़ेगा। फार्मूले तो चलो ठीक हो गई बात, ठीक है ना, चलो ये डेफिनेशन हो गई उनकी, इनके फार्मूले हो गए, उनके डिस्क्रिप्शन हो गई, लेकिन बात यह है कि बात इससे आगे बढ़नी चाहिए, बात के लिए कोई मिसाल होनी चाहिए, एग्जाम्पल होनी चाहिए, जहां हमारे पास कुछ ना होना एक्सप्लेन करने को, एग्जाम्पल जरूर होती है। चले एग्जाम्पल डालते हैं। एग्जाम्पल ये है कि हम सपोज करते हैं कि एक आदमी है, एक इंडिविजुअल है, आदमी ही क्यों पे, वे लेडीज बुरा भी तो मना सकती है ना कि सर हमेशा आदमियों की मिसालें देते हैं। तो हम कहते हैं एक आदमी, उसकी इनकम है 10,000 रुपीस, और वो कंज्यूम कर रहा है, उसकी कंजम्पशन है इस वक्त, जैसे कि हमने पिछले डायग्राम बनाया, मैंने उन्हीं को फॉलो करना है ना। तो उसकी कंजम्पशन है 12,000, यानी 2,000 रुपया डिसेव कर रहा है।
करता रहे, ठीक है, 2000 डिस सेव कर रहा है। फिर उसकी इनकम हो गई, ठीक है जी, 15,000, ठीक है जी, तो उसकी कंजम्पशन भी हो गई 15,000, ठीक है। फिर इनकम हो गई 20,000, तो कंजम्पशन होगी 18,000। तो आप कहेंगे सर आप बड़े सियाने हैं, आपने वो जो डायग्राम बनाया था ना वही डाटा लिख दिया। कौन से वाला? इस तरफ डिस सेव हो रहा है, पहले जो है वो 2000 रुपया नेगेटिव और फिर 2000 रुपया पॉजिटिव, और एक वक्त में 15 इनकम और 15 खर्चा, जीरो सेविंग, ठीक है ना। तो बिल्कुल वही मैंने किया है, बिल्कुल सही जी, मैंने ऐसे ही किया है, मैंने जानबूझ के किया है कि इस तरफ डिस सेविंग दिखाऊं, इस तरफ सेविंग दिखाऊं, ताकि बच्चों का एक ही ट्रेंड बने, एक ही जहन बने, और बीच में मैंने जीरो रख दिया, ठीक है जी। तो बिल्कुल वही डाटा है जी मेरा, मैं मान रहा हूँ। अच्छा, कि जनाब 10,000 इनकम पे 12,000 खर्चा है, तो 2,000 रुपया डिस सेव कर रहा है। 15 पे 15 डिस सेविंग भी, जितनी इनकम उतनी कंजम्पशन, जीरो सेविंग, और फिर उसके बाद 20,000 इनकम और 18,000 उसकी जो है वो कंजम्पशन, तो 2,000 रुपये उसकी सेविंग आ गई। अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि ठीक है जी, हमें पहली तो बात है कि निकालना क्या था, निकालना है एपीसी। एपीसी का फार्मूला यहाँ से उठा के लाते हैं। एपीसी का फार्मूला है जी, डेट इज कंजम्पशन बाय इनकम। तो कंजम्पशन बाय इनकम का मतलब ये हो गया जनाब कि 12,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये आ गया 1.2, और फिर हो गया 15,000 और 15,000, फिर हो गया 1, और फिर हो गया 18,000 डिवाइडेड बाय 20,000, और फिर ये हो गया आपका 0.9, ठीक है जी। तो ये जो मैंने कैलकुलेशन की है, इसके अंदर तो कोई मसला नहीं है, कैलकुलेशन तो आपको आ गई है ना, समझ आ रही है ना। जो मैंने फर्जी वैल्यूज ली हैं इनकम और कंजम्पशन की, लेकिन जो कैलकुलेशन करके दी है वो तो क्लियर है ना आपको, कि कंजम्पशन को इनकम पे डिवाइड कर दिया, ठीक हो गई जी बात। अब जो मैं काम करने लगा हूं वो ये है कि एमपीसी निकालने लगा हूं। एमपीसी निकालने के लिए हमें निकालनी पड़ेगी चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। तो हमें हर दफा देखना पड़ेगा कि कंजम्पशन में कितनी चेंज आई है इनकम के चेंज आने की वजह से। तो चलिए देखते हैं कंजम्पशन में कितनी चेंज आई है। यहां से यहां चेंज देखते हैं कितनी आई है। तो कंजम्पशन में 3,000 का इजाफा हुआ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि भाई कंजम्पशन में पहली वैल्यू तो नहीं लिख सकता ना, चेंज आएगी तो चेंज लिखूंगा ना। तो पिछली वैल्यू अगली वैल्यू में से माइनस करते हैं तो हमेशा चेंज निकलती है। तो लिहाजा पिछली वैल्यू पे तो कोई चेंज नहीं नजर आएगा, क्योंकि पहली वैल्यू पे कोई रेट ऑफ चेंज नहीं होता, हमेशा चेंज अगली दूसरी वैल्यू से शुरू होता है। लिहाजा 12,000 से 15,000 यानी 12,000 टू 15,000 कंजम्पशन में 3,000 का फर्क पड़ा, और इनकम में कितना फर्क पड़ा शाबाश? इनकम में कितना फर्क पड़ा जी शाबाश? इनकम में फर्क पड़ा 5,000 का। इनकम में फर्क पड़ा 5,000 का। दोबारा देखते हैं जी, हम 12,000 खर्च कर रहे थे पिछली दफा, लेकिन इस दफा किया 15,000, तो भाई 3,000 रुपया कंजम्पशन बढ़ा दी हमने, लेकिन आमदनी में इजाफा 5,000 है। तो हम यहाँ 5,000 लिखेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.6। ये आ गया आपका एमपीसी। फिर देखते हैं दोबारा, फिर अगेन देखते हैं जी, दोबारा से देखते हैं। 15,000 से 18 पे गए, क्या चेंज आया जी? 3,000, लेकिन इनकम में इजाफा हुआ 5,000, ठीक है जी। तो 3,000 बाय 5,000 0.6, ये आ गया जी आपका एमपीसी, ठीक हो गई 0.6। तो देखिए 0.6 ये गवाही देता है कि हर दफा इनकम में जो इजाफा होता है कंज्यूमर उसका 60% खर्च करता है, यानी 0.6
is consumed of increased income. इंक्रीज्ड इनकम का एक कंज्यूमर 60% खर्च करता है, इसका मतलब है वो जब वो 60% खर्च करता है तो कितना सेव करता होगा? शाबाश, 0.6 बता रहा है कि हर दफा जब इंक्रीज होता है तो उसका 40% खर्च कर 60% खर्च करता है तो 40% सेव करता होगा। यहां पे एक बड़ी अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, 1 मिनट के लिए आप रुक जाएं तो मैं बताता हूं कि जब कोई बंदा 0.6 कंज्यूम कर रहा है, जब कोई बंदा 0.6 कंज्यूम कर रहा है तो भाई 0.4 सेव कर रहा है। इसका मतलब है एक कॉन्सेप्ट MPC है जिसको आप कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और फिर एक कॉन्सेप्ट MPS है। तो MPS क्या होगा? अगर MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है तो बाकी हिस्सा क्या है? वो क्या बनेगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, चूंकि जो पैसा बच गया वो सेव हो गया। और अगर मैं कहूं कि दोनों को जमा करूं तो कितना बनना चाहिए? MPC और MPS का टोटल कितना होना चाहिए? तो MPC और MPS का टोटल 1 होना चाहिए, यानी 100% होना चाहिए या 1 होना चाहिए। लिहाजा ये एक रूल याद हो गया कि अगर एक आदमी 60% खर्च कर रहा है अपनी आमदनी का तो 40% सेव कर रहा है। इसका मतलब अगर उसका MPC 0.6 है तो सीधी बात है उसका MPS जो है डेट इज इक्वल टू 1 माइनस MPC, यानी 1 में से 60 रुपए खर्च हो गए तो 40 रुपए सेव हो गए, 40 रुपए सेव हो गए। ये बन गया आपका MPS। ठीक है जी। तो 100 रुपए में से 60 रुपए खर्च हो गए तो 40 रुपए सेव हो गए। क्या ख्याल है बच्चों? कर रहा है कि डेट्स 1.2 देन 1 देन 1 देन 0.9, तो ये भी ये शो कर रहा है कि विद द इंक्रीज इन इनकम कंजम्पशन इंक्रीजेस बट नॉट एज मच एज इंक्रीज इन इनकम। लेकिन MPC ने तो फैसला कुन बात कर दी है ना कि 0.6 है, इसका मतलब है 60% कंज्यूम हो रहा है, 40% सेव हो रहा है। क्लियर जी? तो ये बच्चों आ गया आपका जो उसने सवाल पूछा था कि आपका APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये दो टर्म्स को भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर जितनी जरूरत थी। जी बच्चों ये क्लियर है? जी बेटा, कंजम्पशन एंड सेविंग ऑलवेज इक्वल टू इनकम, ऑलवेज इक्वल टू इनकम या ऑलवेज इक्वल टू 1, बिल्कुल ठीक हो गया बच्चे। 1 से एक्सीड नहीं हो सकता बेटे, कभी भी नहीं हो सकता। 1 से एक्सीड का मतलब है कि हमारी जो मतलब लॉजिक है वो गलत हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? अगर क्लियर है तो जी लिख के एंटर कर दीजिए। ठीक है, सवालात तो जाहिर है बहुत सारे ज़हन में आते होंगे आपके। ठीक है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे ये फ़ायदा है कि हम वीडियोस रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर देते हैं। तो ऑनलाइन पढ़ाई भी एक ब्लेसिंग है। अगर बच्चे समझे, पेट्रोल बचता है, टाइम बचता है, लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाती है, आप दोबारा सुन सकते हैं, याद करने में आसानी रहती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो उसमें फ़ायदा रहता है। लेकिन हम लोग हर चीज़ को नेगेटिव देखते हैं, पॉजिटिव नहीं देखते। जी बच्चों, तो ये हो गया जी हमारा एक साइड क्लियर हो गई। तो अब हम इसको यहाँ